तो बहुत टाइम से एक्सपेक्टेशंस तो था कि रिजल्ट आने वाला है, तो काफ़ी एंजाइटी थी। फिर जैसे ही पीडीएफ मैंने देखा कि आ गया है, मैंने उसको खोलने से पहले ही आई वाज शिवरिंग, आई कुड नॉट इवन ओपन द पीडीएफ, और उससे पहले ही मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। और रोना शुरू कर दिया मतलब? जी, पता नहीं, आई डोंट नो, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी स्किल्स नहीं चाहिए आपको जो आप में नहीं है। वो स्किल्स पहले शायद मुझ में भी नहीं थी, ओवर टाइम मैंने कल्टीवेट की है, तो डेफिनेटली आप सब भी कर सकते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा, नॉलेज और स्किल्स, फर्स्ट 40 क्वेश्चंस आपके नॉलेज बेस्ड हैं, तो मेक श्योर जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, बेसिक बुक्स हैं, उनसे आप कोई गलती ना करें। 50 क्वेश्चंस या जो भी आपने रेंज डिसाइड किया है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करने का, उसके लिए आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ आंसर को, इवन इफ आई डू नॉट नो द आंसर। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ ट्रेंड एनालाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बेस है हर चीज़ के लिए। देन आई वुड से मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एक कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, बट डोंट ओवर डू इट। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप मैप कर सकते हैं उनको, क्योंकि वो रिसाइकल्ड फॉर्म में आ रहे होते हैं, सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, सेम थीम्स होती हैं, तो वो अगेन सिटर क्वेश्चंस हैं, उनको मत स्किप कीजिए। वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे उनकी मॉडल आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको अच्छे से पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जो चीज़ें आसान है, जो प्रिडिक्टेबल है, जो हो सकता है, उसको पहले अच्छे से कर लें, ना कि वो 20% ऑफ द सिलेबस को चेस करें जो मुश्किल रहता है कवर करने में। दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं महक जैन मैम, जिन्होंने इस बार यूपीएससी 2021 में 17वीं रैंक लाई है। दोस्तों, जो अलग सोचता है, जो अलग करता है, वही भीड़ में अलग दिखता है, और मैम के साथ कुछ ऐसा ही है। मैम के साथ मैं बात करूंगा इनकी जो ओवरऑल यूपीएससी जर्नी थी, शुरुआत कब हुई, कैसे की, इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों ये टॉप की हैं, तो इनकी स्ट्रेटजी और जो प्रिपरेशन का जो पैरामीटर्स होगा वो बिल्कुल अलग होगा। मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, और 17वीं रैंक लाना एक बहुत बड़ी बात होती है मैम, और हमारी तरफ से, हमारे ऑडियंस की तरफ से सबसे पहले मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मैम, ये आपका कितना अटैम्प्ट था, आपका ऑप्शनल पेपर क्या है और लैंग्वेज क्या है आपकी? सो मेरी लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम से ही मैंने लिखा है। मेरा 3rd अटेम्प्ट था, और ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा। अच्छा मैम, ये 3rd अटेम्प्ट था, तो पहला अटेम्प्ट कब दिया था आपने? पहला अटेम्प्ट मैंने अपना राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन 2019 में दिया, उसके बाद 2020 में भी दिया, और 2021 वाज माय 3rd अटेम्प्ट, एंड फाइनली इसमें। ओके, ग्रेट। सो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुँची थी आप? फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट दोनों ही में मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, सो दिस वाज माय फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू, एंड फाइनली। ग्रेट। दोस्तों, अगर आपको याद हो, अपाला मिश्रा मैम का मैंने एक इंटरव्यू जब ली थी, तो मैंने ये बात कही थी कि पहले बॉल पे वो बोल्ड हो जाती हैं, दूसरे बॉल में भी बोल्ड होती है, लेकिन तीसरे बॉल जो है वो बाउंड्री के बाहर जाती है। वही हूबहू महक मैम के साथ है, और ये एक बहुत अच्छा, मतलब 2 बार आप नहीं निकलते, लेकिन 3rd अटेम्प्ट में आप मतलब क्वालिफाई तो नहीं करें, आप टॉप में पहुंच रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैम, ऐसा आपने क्या किया था? ऑब्वियसली आपने आप जो फेलियर थी उससे आपने सीखा होगा, उसको ठीक किया होगा, उसको रिपेयर किया होगा, एक नई स्ट्रेटेजी बनाई होगी, तो क्या आपने ऐसा क्या किया जो यहाँ तक पहुंचे? इसके बारे में मुझे दर्शकों को बताएं। मुझे हमेशा से लगता था कि यू हैव टू बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। तो जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आई डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट माय प्रिपरेशन टू जस्ट प्रीलिम्स। प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने अपनी मेंस की तैयारी पहले शुरू की। मेंस की तैयारी पहले मैंने अपना मेंस कंप्लीट किया, सिलेबस के टॉपिक वाइज नोट्स बनाए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इवन बिफोर आई वाज राइटिंग माय 2021 प्रीलिम्स, आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। मेंस की मेरी मोस्टली तैयारी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ प्रैक्टिस की, रिवीजन की, टेस्ट दिए, अपनी गलती थोड़ी सी एनालाइज की, टाइम मैनेजमेंट का जो आर्ट होता है वो सीखा, तो यही रहा था। प्रीलिम्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स के जो फेलियर्स थे, उनसे मैंने पहले अपनी लर्निंग्स, पहले अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया कि व्हाट इज इट दैट इज लैकिंग। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई रियलाइज कि नॉलेज डेफिशिएंसी थी, क्योंकि आई वाज स्ट्रेट आउट ऑफ ग्रेजुएशन, तो उतना टाइम भी मैं डिवोट नहीं कर पाती थी, कॉलेज के साथ मैनेज नहीं हो पाता था। कुछ बेसिक बुक्स थी, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मिडीवल हिस्ट्री हो गई, वो मैंने स्किप किया था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मुझे लगा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो है शायद वो नॉलेज डेफिशिएंसी की वजह से मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने उतनी अच्छे से एक्सटेंसिव स्टडी की ही नहीं थी जितनी एग्जाम के लिए चाहिए। तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरा पूरा फोकस था कि मैं सारी बेसिक बुक्स करूं, अगर एक से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही तो मे बी पिकअप अनदर बुक, दूसरा कुछ पढ़ना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करने की कोशिश की। बट देन आई रियलाइज कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, आपको नॉलेज के साथ साथ स्किल्स चाहिए। आप कितना भी पढ़ लेंगे, 100 क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछेगी आपसे प्रीलिम्स में, वो आपके हॉराइजन से,
आपकी बुक्स के जो कवरेज है उससे बियॉन्ड ही जाएंगे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, नॉलेज के साथ स्किल्स हैं, जो स्किल आंसर सॉल्व करने की, जो MCQ सॉल्व करने के हैक्स होते हैं कुछ, तो मैंने फिर उन पे काम करना शुरू किया कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आता, अगर आपको आंसर नहीं आता उसका, तो फिर भी आपको आंसर तक अराइव करना है। सो मैं सॉरी इंटरप्ट करूँ, MCQ हैक जो आपने बताया वो उसके बारे में बताइए। तो MCQ हैक्स कह सकते हैं, ये भी हम प्रीवियस ईयर, आजकल ट्रिक्स के नाम से सब लोग जानते हैं इनको, यूट्यूब पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लेक्चर्स ऑन इट, बट मैंने तो अपने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया। यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द एग्जामिनर्स शू कि आप एक स्टेटमेंट को गलत कैसे बना सकते हैं, सही कैसे बना सकते हैं। तो उस चीज़ को एनालाइज करके आप कुछ अपने लिए कुछ ग्राउंड रूल्स बनाते हैं कि अगर मैं अटक जाऊंगी दो ऑप्शंस में, 50-50 यूजुअली हो जाता था कि ये दो आंसर्स नहीं हैं, उसके बाद मेरे पास कुछ फ्रेमवर्क्स थे, अगर मैं दो आंसर्स में स्टक हूँ तो मैं कैसे फाइनली चूज करूंगी, और फिर उस रूल्स को या जो आपने फ्रेमवर्क्स बनाए हैं उसको आप यूनिफॉर्मली सभी क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, तो फिर प्रोबेबिलिटी का लॉ वर्क करेगा एंड आपको नेट पॉजिटिव आपके फेवर में आएगा। प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन थी, इसमें आप लोग कहते हैं कि NCERT पढ़नी चाहिए, उसको आप किस तरह देखती हैं और एडवांस बुक को किस तरह देखती हैं, और आपकी बुक लिस्ट क्या थी प्रीलिम्स के लिए? सो NCERT इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, पर मैं कहना चाहूँगी सभी सब्जेक्ट्स की NCERT पढ़ने की इतनी नीड नहीं है क्योंकि वो बेसिक रहती हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ NCERT ही पढ़ी थी। 11th एंड 12th की NCERTs जो रहती हैं ज्योग्राफी के लिए सिर्फ वही सोर्सेज थे। हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है क्योंकि फैक्चुअल सब्जेक्ट है, तो अगर कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट आपको 6th क्लास की NCERT से भी मिल रही है तो आपको उसको नोट करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो NCERT हिस्ट्री के लिए 6th to 12th बारिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट ऑफ इट, वो आप पढ़ सकते हैं। एंड बाकी मेजरली आई डिड नॉट रीड एनी अदर NCERT पर से। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए मैं कहना चाहूँगी इन्वायरमेंट की एक NCERT आती है 12th क्लास की, उसकी सिलेक्टेड बायोलॉजी की है आई गेस, उसमें सिलेक्टेड 3-4 चैप्टर्स पढ़ने रहते हैं। तो NCERT आई वुड से इंपॉर्टेंट है बट सिलेक्टिवली, आपको सभी नहीं पढ़नी है। आप क्वेश्चंस को देखिए, अगर सोर्सेज वहाँ से ट्रेस हो पा रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप रीड कीजिए। एंड देन 1 रेफरेंस बुक या 1 एडवांस बुक इज मैंडेटरी, लाइक जैसे लक्ष्मीकांत होती है पॉलिटी के लिए, तो NCERT रीड करने की इतनी मुझे नीड नहीं लगी। मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है, तो एंशिएंट और मिडीवल के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक रेफर करी थी। एंड देन ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड एनवायरनमेंट बेसिकली करंट ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हैं, तो वो कंपाइलेशन से, करंट अफेयर्स मैगजीन से करने की कोशिश करी। उसके बियॉन्ड कुछ स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे स्पीशीज इन न्यूज़ है, नेशनल पार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो जो स्टैटिक पोर्शंस थे उनके ऊपर अलग से अपने नोट्स बनाए गूगल सर्च करके या कंपाइलेशंस को रेफर करके। बट आप उन सब्जेक्ट्स में, उन टॉपिक्स में जितनी मेहनत खुद से करेंगे उतना बेटर होगा, बिकॉज ऑफ आपको रिटेन करने में हेल्प करता है फिर वो। मैम, आपने नोट्स की बात की, आपने नोट्स बनाए, तो एज ए एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या आप एडवाइस करेंगी? नोट्स एस्पिरेंट को कब बनाना चाहिए और किस कंडीशन बनाना चाहिए, और बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बहुत सारे टॉपर्स जो हैं वो कहते हैं कि नोट्स मैं नहीं बनाता था या नहीं बनाती थी, तो आपकी क्या राय है इसमें, नोट्स कब बनाना चाहिए बच्चों को? मुझे लगता है कि आपको नोट्स बनाने हैं या पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, ये बहुत ही पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी होती है। इसका कोई एक वन आंसर नहीं है कि नोट्स तो बनाने ही चाहिए। आपकी क्या राय, आपने क्या स्ट्रैटेजी? आई एम अ नोट्स मेकिंग पर्सन। मुझे हर चीज़ का, क्योंकि अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ और मैं कुछ स्क्रिबल नहीं कर रही हूँ या आई एम नॉट टेकिंग अवे द लर्निंग्स आउट ऑफ इट, तो मुझे लगता है कि मैं एक्टिवली एंगेज नहीं हूँ उस प्रोसेस में। तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं कुछ भी अगर पढ़ रही हूँ तो मैं साइड में कुछ नोट कर लेती थी, या फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो मैंने डेडिकेटेड कंसोलिडेटेड नोट्स बनाए ही थे अपने। तो मेरा हमेशा फंडा रहता था कि जो नोट्स आपने बनाने हैं वो इस तरह से बनाने हैं आप उनको 3-4 बार रिवाइज कर सकें। आई रिमेंबर इवन एग्जाम्स के जो सुबह हमें 1-1.5 घंटे का जो रास्ता होता था मेरे घर से वहाँ तक एग्जाम सेंटर का, उसमें मैं अपना पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लेती थी जो भी एग्जाम होता था, बिकॉज ऑफ माई कंसोलिडेटेड नोट्स। उसके लिए मैंने पहले एक डिफरेंट सेट ऑफ नोट्स बनाए थे, एंड देन प्रीलिम्स के बाद उन्हीं को फर्दर और कंसोलिडेट करके और क्रिस्प फॉर्म में बनाकर उनमें वैल्यू एडिशन, डायग्राम्स, फैक्ट्स, बेसिकली जो भी मुझे एग्जाम में यूज़ करना होता था मैं उसकी पहले से एक रिपोजिटरी बना के रखती थी अपने पास। उसी को 3-4 बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करती थी, एग्जाम से पहले भी रिवाइज करती थी और फिर जाके उसको रिप्रोड्यूस करती थी। सो स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें कब नोट्स बनाने शुरू करने चाहिए? नोट्स बनाने के लिए आपको पहले थरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सिलेबस को, टॉपिक्स को, बुक्स को। आप पहली बारी में नोट्स बनाने लगेंगे तो आप पूरी बुक ही छाप देंगे नोट्स में, क्योंकि सब चीज़ इंपॉर्टेंट लगती हैं। तो इट वाज ओनली आफ्टर 3 to 4 रीडिंग्स एंड आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं वही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उनके नोट्स पहले बनाने चाहिए। तो आई वुड से कि 3-4 बार बुक्स कंप्लीट कीजिए, पूरी स्टडीज अपनी करिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए थीम्स और उन थीम्स पे नोट्स बनाइए। फिर मैम, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बोला, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे लेना चाहिए एस्पिरेंट को? मुझे लगता है कि अगर
यूपीएससी प्रिपरेशन के को वन वर्ड में आपको डिफाइन करना है तो आई वुड से PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, बीट प्रीलिम्स, बीट मेंस, बीट इंटरव्यू। आप देखेंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम लोग ट्रांसक्रिप्ट्स के थ्रू करते हैं कि जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो वो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, आई वुड बिलीव सो। तो मतलब इंटरव्यू में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आपके हिसाब से कितने साल के पुराने प्रीवियस क्वेश्चन रेफर करने चाहिए स्टूडेंट को, और आपने कितने साल का प्रेफर किया था? आई थिंक देन अगेन ये आपके टाइम अवेलेबिलिटी पे वेरी करेगा, बट मेरा मानना था अगर स्टैटिक सब्जेक्ट है तो देयर इज़ नो लिमिट टू हाउ फार बैक यू कैन गो। टू हमेशा उल्टा स्टार्ट कीजिए। 2021 के लिए आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, 2020 पहले कीजिए, 19 कीजिए, 18 कीजिए, उसके बाद आप जितना पीछे तक जा सकते हैं। मेरे पास टाइम था बिकॉज आई एज ए सेड पहले 2 अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुआ था प्रीलिम्स, तो मैंने उस टाइम को इफेक्टिवली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ही यूज़ किया। आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन जितना भी मैंने आंसर राइटिंग की थी, जितने भी मैंने प्रैक्टिस किए थे प्रीलिम से पहले, सब कुछ सिर्फ प्रीवियस ईयर आंसर्स। मैंने उसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट, कोई मॉक कुछ नहीं दिया। और उसके बाद प्रीलिम्स के बाद एक आप कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हैं करंट अफेयर्स कवर करने के लिए, कंटेम्प्रेरी इश्यूज कवर करने के लिए, पर उससे पहले तक इट वाज मोस्टली बेस्ड सोलली ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैम कोई कोचिंग वगैरह आपने ली थी? जी, मैंने कोचिंग ली थी क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इन सब्जेक्ट्स में, मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, तो मुझे लगता था कि अगर आपको फेमिलियर होना है टॉपिक से, सिलेबस से, तो कोचिंग इज़ नेसेसरी। तो मैम ये कब आपको लगा कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? क्योंकि बैकग्राउंड नहीं था जैसा कि आप बता रही हैं, और कब लगा, क्यों लगा आपको ये? तो ये काफ़ी अर्ली एज की मोटिवेशन रही थी। तो सबसे पहले तो मेरी मम्मी का ही सपना था, शी ऑलवेज वांटेड मी टू बी एन IAS ऑफिसर, बट तब तक मुझे समझ ही नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि IAS क्या होता है, क्या इनकी रोल है। उन्होंने कह दिया, मैंने सुन लिया, दैट्स इट। बट देन 12th रिजल्ट मेरा आया एंड वी हैड अ फेलिसिटेशन सेरेमनी इन आवर स्कूल। आई टॉप माई स्कूल, तो हमारा एक फेलिसिटेशन सेरेमनी था एंड वहाँ पे 2016 बैच के टॉपर थे, ऑल इंडिया रैंक 13 उनका आया था, सिद्धार्थ जैन। सो ही वॉज द चीफ गेस्ट हमारे स्कूल में। तो व्हेन ही शेयर्ड हिज जर्नी, तो समहाउ वो जो पुराना वाला ड्रीम था वो क्लिक कर गया। एंड आई एम अ पर्सन हु बिलीव सो मच इन मैनिफेस्टेशन एंड सिग्नल्स फ्रॉम यूनिवर्स, तो आई टुक इट एज अ पॉजिटिव मैसेज कि शायद इसके पीछे कुछ मैसेज हो सकता है। देन आई कॉन्टेम्पलेटेड थोड़ा कि क्या, आई वॉज सो एक्साइटेड टू हियर हिम स्पीक अबाउट हिज जर्नी एंड उनसे काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिली, सीखने को भी मिला। मैं अब बात करूंगा आंसर राइटिंग की। तो ऑब्वियसली आपके जो आंसर राइटिंग में भी अच्छे आपके होंगे, तो आंसर राइटिंग बात बताइए कि आंसर राइटिंग बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है आंसर राइटिंग बनाना, तो आप कैसे करती थी और आपकी एडवाइस क्या होगी एस्पिरेंट के लिए? आंसर राइटिंग सभी के लिए मुझे लगता है मेंटल ब्लॉक रहता है। जब तक आप स्टार्ट नहीं करते, हमें हमेशा लगता है कि परफेक्टली जब तक नहीं आ जाएंगी सब चीज़ें, तब तक हम आंसर नहीं लिख पाएंगे। बट अंडरस्टैंड, यूपीएससी जर्नी में हर चीज़ जो है वो प्रोसेस है। आप सीधा एक दिन ए से उठ के जेड पे नहीं जा सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो एक दिन फर्स्ट आंसर खराब होगा, उसके बाद बेटर होगा, फिर आप उसको अच्छे से डिमार्केट कर पाएंगे, IBC इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन फॉलो कर पाएंगे, वैल्यूडेशन कर पाएंगे। सो इट इज़ नॉट अ वन डे थिंग। आप एक दिन बैठेंगे और एकदम परफेक्ट आंसर लिख देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इफ आई कैन रिकलेक्ट मेरे खुद के आंसर्स भी, पहले मैं पैराग्राफ में लिखती थी जब मैं स्टार्ट किया था, क्योंकि अपने बैकग्राउंड की वजह से कॉलेज में यूजुअली लॉन्ग पैसेज आंसर्स चलते थे, तो उसमें पॉइंट्स का इतना रोल नहीं रहता था, तो मैं भी पहले पैराग्राफ में लिखती थी। बट देन आई रियलाइज उसमें आप बहुत सारे एक्स्ट्रा अननेसेसरी वर्ड्स भी डाल रहे हैं, उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपने पॉइंट्स, जो एक वैरायटी और डेप्थ चाहिए होती है दोनों में, उसको बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो इवेंचुअली आई मूव टू द पॉइंट्स फॉर्मेट। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप बैठिए, लिखिए, जैसे मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, अपने आप लिख के देखिए। अगर आपका कोई पीयर ग्रुप है जिससे आप रिव्यूज़ ले सकते हैं, कोई मेंटर्स हैं, कोई कोचिंग में टीचर्स हैं, किसी से भी आप उस पर रिव्यूज़ लीजिए, उस पर काम कीजिए एंड निरंतर काम करते हैं। कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स होने चाहिए एंड इवेंचुअली रिजल्ट्स आएंगे। एक बीच में आपने स्किल्स की बात की, कोई अगर स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है नॉर्मल तरीके से तो वो ठीक है, लेकिन अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक डिफरेंट, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंटली ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन, जैसा कि आपने स्किल्स की बात की। तो किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए एस्पिरेंट में, किस तरह की इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, लॉजिक, रीजनिंग और लॉजिकल एनालिटिकल काइंड ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए जो कि एस्पिरेंट में हो और वो उसका यूज़ करे, ताकि ये जो यूपीएससी है थोड़ी आसान हो जाए। क्योंकि नॉर्मल तरीके से आप यूपीएससी तैयारी करेंगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत है। और मुझे लगता है वैसे तो यूपीएससी की जर्नी बहुत ही सिंपल रहती है, हम लोग इसको अपने आप कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर हम देखना चाहें तो बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट्स है यूपीएससी की। अगर हम प्रीलिम स्टेज की बात करें तो उनको बस हमसे MCQ सॉल्व करवाने हैं। तो जैसे मैंने कहा, कुछ नॉलेज पार्ट से हो जाएंगे क्वेश्चंस आपके, कुछ स्किल्स हैं। तो स्किल्स में मैं कहूँगी कि अटेंशन टू डिटेल्स। आप स्टेटमेंट पढ़ के आउटराइटली उसको सही या गलत ना कहें, रीड एवरी बिट ऑफ इट, क्योंकि आप देखेंगे कि आंसर तो उन्हीं चारों ऑप्शंस में से एक है। आंसर इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू।
यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। तो आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू गिव अटेंशन टू द डिटेल्स, जो छोटी छोटी बात है, हिंट्स जो आंसर में छुपे हुए हैं आपके सामने, तो वो आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। देन आई वुड से लॉजिकली आपको अपनी कॉमन सेंस आपकी बिगेस्ट वेपन है पूरे प्रेपरेशन में, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स जैसे मैंने कहा आपको नहीं आते होंगे, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, बट आप उसको थोड़ा सा जनरल अपनी लाइफ में एक लार्जर पिक्चर लेके सोचने की कोशिश करें कि इज इट पॉसिबल, अगर ये कुछ स्टेटमेंट बोल रहे हैं डज इट मेक सेंस, अगर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है या कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप सोचें क्या ऐसा कुछ प्रोविजन दिया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, मे बी आपको याद नहीं है पर आप सोच के देखिए कि उसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगे अगर ऐसा दिया है, उससे आपको थोड़ा डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सकती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड। देन मेंस में आई वुड से आंसर राइटिंग, वो एक कला है, तो उसको आपको ससेंक्टली अपनी बात को कहना, कम शब्दों में ज़्यादा गहराई से कहना जो आप बोलना चाहते हैं। देन मैंने कहा कि पॉइंट फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, थोड़ा इनरिच कर सकते हैं अपने आंसर्स को, ये सब प्रैक्टिस से आ जाता है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी स्किल्स नहीं चाहिए आपको जो आप में नहीं है, वो स्किल्स पहले शायद मुझ में भी नहीं थी, ओवर टाइम मैंने कल्टिवेट की है, तो डेफिनेटली आप सब भी कर सकते हैं। आप ये बहुत डुएबल है, बस मेहनत चाहिए होती है, सच्ची मेहनत जिसे कहते हैं, एफर्ट्स आप डालेंगे तो पक्का होगा। मैम जो है आप लोगों जैसी ही हैं, मतलब जो लड़कियां देख रही हैं इस वीडियो को, आप लोगों के बीच की ही हैं, ये कोई मतलब किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। तो मैम ने बहुत ही ईमानदारी से ये बात कही है कि आप भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा वो डेडिकेशन सही से होनी चाहिए, प्रिपरेशन तैयारी से तरीके से होनी चाहिए। ये कितना डिफिकल्ट था कॉमर्स से डायरेक्ट एक ड्रास्टिक चेंज करना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आना, कितना मुश्किल था या फिर कैसे किया आपने इसमें? मुश्किल तो मैं कहूँगी था ही, कोई भी सब्जेक्ट में लेती ऑप्शनल थोड़ा डेप्थ में प्रिपेयर करना होता है तो मुश्किल रहता है, बट मैंने कुछ प्रैक्टिकल मतलब कंसिडरेशंस दिए सोचे थे बिफोर डिसाइडिंग दिस ऑप्शनल, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो बहुत ओवरलैप करता है GS 2 के साथ, तो मुझे लगा था कि इसका फ़ायदा मुझे ना सिर्फ ऑप्शनल में बल्कि अपने GS सब्जेक्ट्स में भी मिलेगा, तो दैट वाज वन रीज़न। प्लस इसकी अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, टेस्ट, मटीरियल काफ़ी रहती है, तो वो भी एक फैक्टर था दैट आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट। एंड आई थिंक फिर आप जब एक बार डिसाइड कर लेते हैं करना है तो फिर नथिंग एल्स मैटर्स, सोच लिया करना है तो करना है। सो पोस्ट ग्रेजुएशन आप जामिया मिलिया से कर रही हैं? जी कर ली मैंने, खत्म। अच्छा, कंप्लीट हो गई। सो मैं फिलोसफिकल एसे की बारे में बात कर रही थी, आजकल फिलोसफिकल एसे यूपीएससी पूछ रहा है, तो फिलोसफिकल एसे को कैसे लिखनी चाहिए और फिलोसफिकल एसे के लिए आप अपनी तैयारी कैसे करें, मतलब इसके लिए क्या कोई तैयारी तो होती नहीं आपकी, जो आप पहले डिकोड करना पड़ता है, राइट? तो फिलोसफिकल एसे के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए एस्पिरेंट के लिए, कैसे लिखेंगे वो, कैसे समझेंगे और उनकी अटेम्प्ट कैसे होनी चाहिए? फिलोसफिकल एसेज जैसा आपने कहा यूपीएससी काफ़ी पूछ रही है, इस बार तो सारे 8 के 8 टॉपिक्स ही फिलोसफिकल थे, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप पहले से प्रिपेयर करें उसके लिए। तो जैसे आपने कहा पहले तो डिकोड करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप उस टॉपिक से क्या समझ रहे हैं, फिर समझने के बाद उसमें आप कुछ मैक्रो डायमेंशंस दीजिए, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट है, ओपन एंडेड है, आपको अपनी एक बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी कि मैं इस स्टेटमेंट को किस कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करूंगी या करूंगा। तो फिर उसके मैं जैसे स्टेटमेंट होता था तो मैं उसके फिर मैक्रो डायमेंशंस करती थी। अच्छा। कि जैसे एक इस बार क्वेश्चन था दैट इफ आई कैन रिमेंबर दैट दिस जर्नी ऑफ सेल्फ, डिस्कवरी ऑफ सेल्फ इज टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स, दैट वाज द एसे आई अटेम्प्टेड इन द एग्जाम एज वेल। तो उसमें था कि जर्नी ऑफ सेल्फ क्या होती है या सेल्फ डिस्कवरी की प्रोसेस क्या होती है। देन आई स्टार्टेड कि उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, उसमें मैंने लाइफ साइकिल अप्रोच ली कि बच्चे को कैसे समझ आता है, हम बड़े होते हैं तो हमें अपने डिसीजंस जो हैं वो कैसे हम अपने बारे में टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्फ्लुएंस होकर लेते हैं, तो इसको मैंने डिस्कस किया। फिर उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, एंड देन फाइनली क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो आई वुड से कि अपने टॉपिक को जो है आप मैक्रो डायमेंशंस में ब्रेक कर दीजिए कि आप क्या क्या एड्रेस करने वाले हैं, देन उसमें कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एनेक्डोट्स, कुछ रेफरेंसेस देके उसको एनरिच कीजिए एंड देन फिलोसफी। मैम अब लास्ट में कुछ पर्सनल लाइक आप अपने बारे में बताइए और फैमिली के बारे में बताइए, घर में कौन कौन है आपके? सो आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। मेरे घर में मेरे पापा हैं जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है एंड ही इज़ वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर। मेरी मदर एक हाउसवाइफ है और मेरी सिस्टर है जो एल्डर सिस्टर है, शी इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस बार कैसा लग रहा था आपको रिजल्ट को लेके, क्या रिजल्ट होगा, कैसा होगा, मतलब क्या सोच के रखा था आपने? ऑनेस्टली मैंने बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि आपने जैसे देखा कि मेरी जर्नी फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैंने फिल्म से क्वालिफाई नहीं किया, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने नहीं सोचा था कि एकदम आऊँगी और सीधा इतना अच्छा मुझे रिजल्ट मिलेगा। मेहनत की थी पर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस के बिना की थी, क्योंकि मेहनत पहले भी की थी और शायद रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए थे। आई वुड नॉट से कि 2020 अटेम्प्ट जो था मेरा वो वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई प्रिपरेशन था, क्योंकि मुझे लगता था कि उस अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के लिए मुझे जितना करना चाहिए था, जो चीज़ें चाहिए होती है, मैंने वो सब
तब की थी, पर उसके बाद भी समहाउ रिजल्ट्स नहीं आए, तो उसके बाद मैंने अपने आप को डिटैच कर लिया था रिजल्ट से। यूपीएससी में कुछ नहीं कह सकते, प्रिडिक्शन आप कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, तो क्या इसीलिए वो मैंने छोड़ दिया था वो काम करना कि अपनी मेहनत करनी है, आपको ये काम करना है तो करना है, एग्जाम है, पढ़ना है, सच्चे मन से तैयारी करनी है। रिजल्ट्स अगर जैसे मैंने कहा ऑनेस्ट एफर्ट्स होंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स होंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। देयर इज अ सेइंग दैट सक्सेस कैन ओनली बी डिलेड, इट कैन नेवर बी डिनाइड। तो अगर आपके एफर्ट्स हैं तो शायद आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए बाकी लोगों से, पर वो आपका हक कभी मारा नहीं जाएगा। अगर आप डिजर्व करते हैं तो यू विल बी देयर। सो हाउ वाज दैट शॉकिंग, मींस वो मोमेंट जो होता है यूपीएससी पीडीएफ आपके सामने आई, कहते हैं हॉली पीडीएफ, तो कैसा माहौल था, किस तरह के आपको, मतलब आपकी एक्सप्रेशन कैसी थी, मतलब घर में क्या माहौल था पेरेंट्स का और आपका, ओवरऑल एक बताइए कि किस तरह से रहा। तो बहुत टाइम से एक्सपेक्टेशंस तो था कि रिजल्ट आने वाला है, तो काफ़ी एंजाइटी थी। फिर जैसे ही पीडीएफ मैंने देखा कि आ गया है, मैंने उसको खोलने से पहले ही आई वाज शिवरिंग, आई कुड नॉट इवन ओपन द पीडीएफ, और उससे पहले ही मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। और रोना शुरू कर दिया, मतलब जी पता नहीं, आई डोंट नो, ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। नहीं रोना मतलब ये खुशी के अभी मैंने चेक ही नहीं किया था। मेरी बहन भी मुझसे यही पूछ रही थी कि तुमने रिजल्ट देख लिया है क्या, वाई आर यू इवन क्राइंग, अभी देखो तो सही, खोलो तो सही। तो आई वाज लाइक कि पता नहीं, मैं रिजल्ट चेक भी नहीं कर पा रही थी। आई वॉज दैट एंशियस, बट देन जैसे मैंने खोला उसी दौरान इनफैक्ट मेरे कुछ मेंटर्स का मुझे कॉल भी आने लगा था। मैंने खोला भी नहीं था, मैंने चेक भी नहीं किया था, उससे पहले मेरे बधाइयों का मतलब कॉल आने लगा। जी, तो मुझे उससे लगा कि शायद अगर कोई खुद से कॉल कर रहा है तो कुछ अच्छा है, शायद नाम है अंदर, पर तब भी मुझे नहीं पता था कि नाम फर्स्ट पेज पे ही है, नाम टॉप 20 में भी है। तो फिर मैंने देखा एंड देन ऊपर से देखना शुरू किया नाम, एंड 17th इट वाज, एंड आई थिंक उससे बेटर मोमेंट अभी तक तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं। तो प्रीलिम्स की अगर मैं स्टेज वाइज बात करना चाहूँगी, तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा नॉलेज और स्किल्स, फर्स्ट 40 क्वेश्चंस आपके नॉलेज बेस्ड हैं, तो मेक श्योर जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, बेसिक बुक्स हैं, उनसे आप कोई गलती ना करें। अगर लक्ष्मीकांत से कोई स्ट्रेट क्वेश्चन उठ के आ रहा है तो आप उसको गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप नेगेटिव टेरिटरी में जा रहे हैं ऑलरेडी। सो बेसिक बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स इज वन थिंग। देन उसके बाद जो 50 क्वेश्चन या जो भी आपने रेंज डिसाइड किया है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करने का, उसके लिए आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ आंसर को, इवन इफ आई डू नॉट नो द आंसर। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ ट्रेंड एनालाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका बेस है हर चीज़ के लिए, उसमें से आप ऑप्शंस को भी एनालाइज कीजिए, ना सिर्फ क्वेश्चंस को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वुड बी सेकंड थिंग। देन आई वुड से मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एक कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, बट डोंट ओवर डू इट। 30 to 40, 40 to 50 आप अपना एक रेंज निकाल सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, एंड दैट शुड बी गुड। प्लस उसमें थोड़ी सी वैरायटी रखिए, डोंट स्टिक टू जस्ट वन इंस्टीट्यूट, क्योंकि यूपीएससी सबसे अलग है, तो आप किसी एक से मतलब स्टिक करेंगे, इट मे नॉट बी वेरी हेल्पफुल। डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स के सॉल्व कीजिए, 2-2, 4-4 पेपर लगाइए, एंड इट शुड बी गुड। उसके बाद मेंस की मैं कहना चाहूँगी कि अगेन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप मैप कर सकते हैं उनको, क्योंकि वो रिसाइकल्ड फॉर्म में आ रहे होते हैं, सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, सेम थीम्स होती हैं, तो वो अगेन सिटर क्वेश्चंस हैं, उनको मत स्किप कीजिए। वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे उनकी मॉडल आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको अच्छे से पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं वो कंटेम्प्रेरी रहते हैं, जो कि बिल्कुल रीसेंट हैपनिंग्स होती हैं, जो 2-3 महीने की, उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। वो आप करंट अफेयर कंपाइलेशन से अच्छे से कर सकते हैं, जैसे इस बार COP26 का क्वेश्चन था, या फिर ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव पे था, तो वो काफ़ी न्यूज़ में थे, वो भी प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स हैं, आप उनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन रहते हैं मेन्स में जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जैसे S400 का क्वेश्चन था इस बार, तो उनको मतलब दैट शुड नॉट बी द टारगेट एरिया, आप उनको स्किप कीजिए, मतलब एग्जाम में अटेम्प्ट कीजिए, बट डोंट रन आफ्टर दोज क्वेश्चन। उनकी प्रेपरेशन पे ध्यान ना लगाते हुए उनको आप जितना भी एवरेज आंसर भी लिख सकते हैं उन क्वेश्चंस में, तो बहुत है। कोशिश कीजिए जो चीज़ें आसान है, जो प्रिडिक्टेबल है, जो हो सकता है, उसको पहले अच्छे से कर लें, ना कि वो 20% ऑफ द सिलेबस को चेस करें जो मुश्किल रहता है कवर करने में। देन इंटरव्यू के लिए मैं कहूँगी कि अपने आप को समझिए, अपने आसपास की, अपने सबसे पहले जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ आई वुड से। देन डैफ बहुत एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड रहता है, तो डैफ के हर एक कीवर्ड्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और करंट इश्यूज जो है न्यूज़पेपर रीडिंग से अपना ओपिनियन फॉर्म कीजिए, एंड बी कॉन्फिडेंट, स्माइल, एंड यू विल बी थ्रू। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत ही अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए थैंक्स, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब मैम। आप आने वाली ज़िंदगी में और अच्छा करें, इसी तरह मुस्कुराते रहें, अपना, अपने परिवार का और इस देश का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।